कभी सोचा है अपनी दवाई के बारे में? गोली खाने के बाद क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स इसी सफर की कहानी है। ये बताता है कि हमारा शरीर दवाई के साथ क्या करता है। ये साइंस आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इससे दवाइयां सही से काम करती हैं और ये दवाइयों को आपके लिए सेफ भी रखता है। ये प्रोसेस समझना डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों के लिए जरूरी है। फार्माकोकाइनेटिक्स में 4 मेन स्टेप्स होते हैं: अब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, जिन्हें ADME भी कहते हैं। अब्सॉर्प्शन मतलब दवाई आपके खून में कैसे जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो आपके शरीर में कैसे घूमती है। मेटाबॉलिज्म मतलब आपका शरीर दवाई को कैसे बठेलता है। एक्सक्रीशन मतलब आपका शरीर दवाई को कैसे बाहर निकालता है। हर स्टेप दवाई की कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। हमारे शरीर सबके अलग होते हैं। आपकी उम्र, जीन्स, दूसरी दवाइयां और आपकी पूरी सेहत, ये सब दवाई के काम करने के तरीके को बिठेल सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स डॉक्टर्स को आपके लिए सबसे अच्छी दवाई और डोज चुनने में मदद करता है। इससे इलाज ज्यादा पर्सनल और असरदार होता है। अब्सॉर्प्शन दवाई का पहला बड़ा स्टेप है। इसमें दवाई आपके खून में जाती है। समझो जैसे दवाई का आपके शरीर में एंट्री टिकट। ये प्रोसेस दवाई लेने के तुरंत बाद शुरू होता है। दवाई काम करे, इसके लिए अब्सॉर्प्शन जरूरी है। अब्सॉर्प्शन की स्पीड और मात्रा अलग अलग हो सकती है। ये कई चीजों पर निर्भर करता है। दवाइयां हमारे शरीर में कई तरीकों से जा सकती हैं, जिसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। आप गोली निगलते हैं, ये ओरल है। डॉक्टर्स नस में इंजेक्शन दे सकते हैं, जिसे इंट्रावेनस या IV इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन मसल्स में भी लग सकते हैं, जिसे इंट्रामस्क्यूलर कहते हैं। कुछ दवाइयां स्किन पैचेस में आती है, जिन्हें ट्रांसडर्मल कहते हैं, और कुछ फेफड़ों में सांस के साथ ली जाती है। हर रूट अब्सॉर्प्शन को अलग तरह से प्रभावित करता है। IV ड्रग्स सबसे तेज अब्सॉर्ब होते हैं, पूरे 100%। दवाइयां हमारे खून में कैसे जाती हैं? ज्यादातर दवाइयां पैसिव डिफ्यूजन से जाती हैं, मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में, बिना एनर्जी के। कुछ दवाइयां एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाती हैं, जिनको हमारी सेल्स से एनर्जी चाहिए होती है। कई चीजें इसे प्रभावित करती हैं, जैसे दवाई का साइज और वो फैट में कितनी अच्छी तरह घुलती है। पेट में खाना अब्सॉर्प्शन को बढ़ा सकता है। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स खाली पेट ज्यादा असर करती है। एक उदाहरण लेते हैं एस्पिरिन का, जो एक तरह का वीक एसिड है। हमारा पेट भी एसिडिक होता है, इसलिए एस्पिरिन वहां अच्छी तरह अब्सॉर्ब हो जाती है। कुछ गोलियों पर खास कोटिंग होती है, जिन्हें एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स कहते हैं। ये दवाई को पेट के एसिड से बचाती है और आंतों में जाकर घुलती है। इससे पता चलता है कि दवाई बनाने वाले अब्सॉर्प्शन के बारे में कैसे सोचते हैं और दवाइयों को असरदार तरीके से अब्सॉर्ब होने के लिए डिजाइन करते हैं। जब दवाई खून में पहुंच जाती है, तो वो घूमना शुरू कर देती है। इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दवाई खून से अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स में जाती है। उसे उस जगह पहुंचना होता है जहां उसे काम करना है, लेकिन वो शरीर के दूसरे हिस्सों में भी जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन समझना डॉक्टर्स के लिए जरूरी है, ताकि वो इसके असर और साइड इफेक्ट्स का अंदाजा लगा सके। डिस्ट्रीब्यूशन आपके शरीर में दवाई के सफर का एक जरूरी हिस्सा है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा शरीर दवाई को प्रोसेस करना शुरू करता है। इसे ड्रग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब दवाई का केमिकल बदलाव। हमारा शरीर दवाई को पानी में घुलनशील बनाता है, ताकि किडनी उसे बाहर निकाल सके। लिवर में एंजाइम्स होते हैं जो दवाइयों को तोड़ते हैं। साइटोक्रोम P450 सिस्टम या CYP450 महत्वपूर्ण है। ये एंजाइम्स दवाइयों को तोड़ते हैं या एक्टिवेट करते हैं। कुछ दवाइयां प्रोड्रग्स होती हैं, जो मेटाबॉलिज्म से एक्टिव बनती हैं। ड्रग मेटाबॉलिज्म 3 स्टेजेस में होता है, फेज I और फेज IB। फेज I में एंजाइम्स दवाई के स्ट्रक्चर को बिठेलते हैं। फेज I दवाई को ज्यादा रिएक्टिव बनाता है। फेज I में दवाई में मॉलिक्यूल जोड़ा जाता है।
जिससे वो पानी में घुलनशील और इनएक्टिव बनती है। फिर वो बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। कई चीजें आपके शरीर के दवाइयों को मेटाबोलाइज करने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं। आपके जीन्स का बड़ा रोल होता है। कुछ लोगों के फास्ट एक्टिंग एंजाइम्स होते हैं, दूसरों के स्लोअर एंजाइम्स होते हैं। उम्र भी मायने रखती है। नवजात शिशु और बुजुर्ग अक्सर दवाइयों को धीरे मेटाबोलाइज करते हैं। लिवर की बीमारी मेटाबॉलिज्म को बहुत कम कर सकती है। ड्रग इंटरेक्शंस भी यहाँ आम है। कुछ दवाइयां CYP 450 एंजाइम्स को तेज या धीमा कर सकती हैं। अंगूर का जूस कुछ दवाइयों के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। मेटाबॉलिज्म समझना डॉक्टर्स को सही दवाई और डोज चुनने में मदद करता है। ये सुनिश्चित करता है कि दवाइयां असरदार और सुरक्षित हों। मेटाबॉलिज्म दवाई के सफर का एक जरूरी स्टेप है। ये सुनिश्चित करता है कि दवाइयां निकलने के लिए तैयार हों। ये आपके शरीर को नुकसान से बचाता है। दवाई के सफर का आखिरी स्टेप एक्सक्रीशन है। इसमें दवाई और उसके बिठेले हुए रूप या मेटाबोलाइट्स आपके शरीर से बाहर निकलते हैं। एक्सक्रीशन के लिए सबसे जरूरी ऑर्गन्स आपके किडनी है। किडनी खून को फिल्टर करके पेशाब बनाते हैं। कई दवाइयां और उनके मेटाबोलाइट्स इसी तरह निकलते हैं। कुछ दवाइयां बाइल में निकलती हैं और मल के साथ बाहर जाती है। फेफड़े भी दवाइयों को बाहर निकाल सकते हैं। शराब भी सांस के जरिए निकलती है। धीमा एक्सक्रीशन साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ाता है। डॉक्टर्स को ड्रग डोज एडजस्ट करने पड़ते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि दवाइयां सुरक्षित रूप से दी जाए। एक्सक्रीशन दवाई के सफर का एक जरूरी स्टेप है। ये आपके शरीर को सुरक्षित और स्वस्थ रखता है। दवाई के सफर को समझने के लिए साइंटिस्ट्स फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हैं। शुरू करते हैं बायो अवेलेबिलिटी से, जिसे F लिखते हैं। बायो अवेलेबिलिटी बताता है कि कितनी दवाई खून में पहुंचती है। IV से दी गई दवाई की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। मुंह से ली जाने वाली दवाइयों की बायो अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। अब हाफ लाइफ, जिसे T-Win2 लिखते हैं। हाफ लाइफ वो समय है जिसमें दवाई का कंसंट्रेशन आधा हो जाता है। ये बताता है कि आपका शरीर कितनी जल्दी दवाई को निकाल रहा है। हाफ लाइफ और बायो अवेलेबिलिटी डॉक्टर्स को सही डोसिंग में मदद करते हैं। ये पैरामीटर्स सुनिश्चित करते हैं कि दवाइयां आपके शरीर में अच्छी तरह और सुरक्षित रूप से काम करें। ये जानकारी असरदार इलाज के लिए जरूरी है। ये डॉक्टर्स को आपके लिए सही दवाई और डोज चुनने में मदद करती है। इन नंबरों को समझने से बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिल सकते हैं। आइए फार्माकोकाइनेटिक्स के कुछ और खास नंबर देखें। क्लियरेंस या CL बताता है कि आपका शरीर कितनी अच्छी तरह दवाई को निकालता है। ये प्रति यूनिट समय में दवाई से साफ हुए खून का वॉल्यूम है, जिसमें निकालने के सारे रास्ते शामिल हैं। टोटल बॉडी क्लियरेंस सभी अलग अलग ऑर्गन क्लियरेंस का योग है। ज्यादा क्लियरेंस का मतलब है कि दवाई जल्द ही निकलती है। हमने पहले वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन VD के बारे में बात की थी। VD और क्लियरेंस मिलकर दवाई का हाफ लाइफ तय करते हैं। ये पैरामीटर्स सब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर्स जरूरत पड़ने पर लोडिंग डोज कैलकुलेट करने के लिए VD का इस्तेमाल करते हैं, जो टारगेट कंसंट्रेशन जल्द ही पहुंचने के लिए एक बड़ा शुरुआती डोज होता है। अब Cmax और Tmax देखते हैं। Cmax आपके खून में दवाई का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है। Tmax उस पीक कंसंट्रेशन तक पहुंचने में लगने वाला समय है। दर्द निवारक के लिए आपको जल्द ही Tmax और दर्द से राहत देने के लिए Cmax काफी ज्यादा चाहिए। कुछ पुरानी बीमारियों की दवाइयों के लिए हाई पीक से ज्यादा एक स्थिर लेवल बेहतर होता है। ये नंबर दवाई के कंसंट्रेशन प्रोफाइल को बताने में मदद करते हैं। आखिर में AUC है, जिसका मतलब है एरिया अंडर द कर्व। AUC आपके शरीर के दवाई के कुल एक्सपोजर को दर्शाता है। इसे अक्सर एक ही दवाई के अलग अलग वर्जन्स की तुलना करने वाले अध्ययनों में इस्तेमाल किया जाता है। एक जैसा AUC मतलब एक जैसा ओवरऑल एक्सपोजर। इन नंबरों को समझना डॉक्टर्स को ड्रग डोजिंग को असरदार तरीके से मैनेज करने में मदद करता है।
ये सुनिश्चित करते हैं कि दवाइयां आपके शरीर में अच्छी तरह और सुरक्षित रूप से काम करें। ये पैरामीटर्स असरथियर इलाज के लिए जरूरी है। फार्माकोकाइनेटिक्स सिर्फ साइंटिस्ट्स के लिए नहीं है। डॉक्टर्स इन सिद्धांतों का इस्तेमाल हर रोज करते हैं। मेन मकसद है यह सुनिश्चित करना कि आपको दवाई की सही मात्रा मिले, असरथियर होने के लिए काफी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि नुकसान पहुंचाए। इस एथर्श रेंज को थेरेप्यूटिक विंडो या थेरेप्यूटिक रेंज कहते हैं। इस विंडो में रहना सफल इलाज के लिए जरूरी है। फार्माकोकाइनेटिक्स इस बैलेंस को हासिल करने में मदद करता है। सबसे आम इस्तेमाल में से एक है डोज तय करना और एडजस्ट करना। लोग अलग अलग होते हैं। एक व्यक्ति के लिए काम करने वाला डोज दूसरे के लिए काम नहीं भी कर सकता है। किडनी या लिवर की समस्या वाले मरीजों को अक्सर कम डोज की जरूरत होती है। उम्र भी एक फैक्टर है। बुजुर्ग मरीजों को अक्सर कम डोज की जरूरत होती है। बच्चों के डोज आमतौर पर उनके वजन के हिसाब से होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स इन एडजस्टमेंट्स का आधार प्रदान करता है। कुछ दवाइयों के लिए डॉक्टर्स थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग (TDM) का इस्तेमाल करते हैं। ये अक्सर ऐसी दवाइयां होती हैं जिनकी थेरेप्यूटिक विंडो संकीर्ण होती है। TDM में मरीज के खून में दवाई के कंसंट्रेशन को मापना शामिल है। ये डॉक्टर्स को डोज को ठीक करने में मदद करता है। ये सुनिश्चित करता है कि ड्रग लेवल बिल्कुल सही हो। फार्माकोकाइनेटिक्स ड्रग इंटरैक्शंस को मैनेज करने में भी मदद करता है। कई लोग एक से ज्यादा दवाइयां लेते हैं। इन ADME प्रोसेसेस को समझना डॉक्टर्स को इंटरैक्शंस का अंदाजा लगाने और उन्हें मैनेज करने में मदद करता है। हमने फार्माकोकाइनेटिक्स की थ्योरिया का सफर किया है। हमने देखा कि दवाइयां हमारे खून में कैसे अब्सॉर्ब होती हैं। हमने सीखा कि वे हमारे शरीर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। हमने जाना कि वे कैसे मेटाबोलाइज होती हैं, ज्यादातर लिवर द्वारा, और आखिर में वे हमारे सिस्टम से कैसे एक्सक्रीट होती हैं। ये 4 स्टेप्स ADME बताते हैं कि हमारा शरीर दवाई के साथ क्या करता है। ये साइंस आधुनिक चिकित्सा की आधारशिला है। ये सुनिश्चित करता है कि दवाइयां असरथियर और सुरक्षित तरीके से काम करें। बेसिक फार्माकोकाइनेटिक्स समझना आपको एक मरीज के रूप में सशक्त बना सकता है। ये आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका डॉक्टर खास निर्देश क्यों देता है, जैसे आपको एक दवाई एक निश्चित समय पर क्यों लेनी है, या कुछ गोलियां खाने के साथ क्यों लेनी चाहिए और कुछ बिना खाने के। यह जानना कि आपके लिए डोज को एडजस्ट क्यों किया जा सकता है भी मददगार हो सकता है। इस ज्ञान से आपके इलाज के प्रति बेहतर पालन हो सकता है। बेहतर पालन का अक्सर मतलब आपके लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम होता है। नई दवाइयां बनाने के लिए भी फार्माकोकाइनेटिक्स जरूरी है। ड्रग डेवलपर्स इन सिद्धांतों का लगातार इस्तेमाल करते हैं। अंत में फार्माकोकाइनेटिक्स आपकी सेहत का एक मूक रक्षक है। अपने शरीर में दवाइयों के सफर को समझकर हम उनका ज्यादा समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सुरक्षित, ज्यादा असरथियर इलाज और हम सभी के लिए एक स्वस्थ जीवन मिलता है।